नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस पार्ट में मानव नेत्र का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम लोग बहुत सारे निकट दृष्टि दोष के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, जैसे कि निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। अभी जो दृष्टि दोष का अध्ययन करेंगे वो है जरा दूर दृष्टता। तो जरा दूर दृष्टता क्या होता है? जरा मतलब बुढ़ापा, यानी कि ये जो दृष्टि दोष है वो उम्र के वृद्धि में, यानी कि आयु की जब वृद्धि हो जाती है तो उससे जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है हम लोग देखेंगे। तो आयु में वृद्धि होने पे मानव नेत्र की जो समंजन क्षमता है वो घट जाती है। ठीक है? तो जैसे जैसे आयु में वृद्धि होगा, ठीक है, तो मानव नेत्र की जो समंजन क्षमता है वो घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों के लिए, जो अधिकांश व्यक्तियों का जो है निकट बिंदु दूर हट जाता है और संशोधक चश्मों के बिना उन्हें पास की वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। इस दोष को जरा दूरदृष्टता कहते हैं। अब ये होता क्यों है? तो क्या होता है, जो पश्चमावी पेशियां, यह पश्चमावी पेशियों के धीरे-धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। जो जरा दृष्टि दोष है, वो जो पश्चमावी पेशियां हैं, वो धीरे-धीरे क्या हो जाती है? दुर्बल हो जाती है। और जो क्रिस्टलीय लेंस है, जो भी नेत्र लेंस है, मानव नेत्र का जो लेंस है, वो उसमें लचीलेपन की कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। कभी-कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष, निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष हो सकते हैं। तो जरा दूरदृष्टता में कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति है, उसमें दोनों प्रकार का दोष, निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष दोनों उत्पन्न हो सकता है। ठीक है? तो इसका कारण हमें याद रखना है कि पश्चिमावी पेशियां धीरे-धीरे क्या हो जाती है? दुर्बल हो जाती है उसके कारण। और क्रिस्टलीय लेंस का जो लचीलापन है, उसमें कमी आ जाता है, जिसके कारण जरा दृष्टि दोष होता है। और ये कब होता है? जब आयु में वृद्धि होती है और इसके फलस्वरूप जो मानव नेत्र की जो समंजन क्षमता है, वो घट जाती है। अब जो जरा दूरदृष्टता है, तो उस उम्र में वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने के लिए हम लोग जो उपयोग करते हैं, वो है द्विफोकसी लेंसों का उपयोग करते हैं। तो व्यक्तियों को वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकने के लिए प्रायः द्विफोकसी लेंसों की आवश्यकता होती है। सामान्य प्रकार की द्विफोकसी लेंसों में अवतल तथा उत्तल दोनों लेंस होते हैं। ठीक है? तो जरा दृष्टि दोष में कोई व्यक्ति वस्तु को सुस्पष्ट देख सके, इसलिए द्विफोकसी लेंस की जरूरत होती है। और जो द्विफोकसी लेंस है, उसमें अवतल तथा उत्तल लेंस दोनों होते हैं। ऊपरी भाग है अवतल लेंस होता है, यह दूर की वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने में सहायता करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी जो जरा दूरदृष्टता दूरदृष्टता से प्रभावित व्यक्ति है, वो सामान्यतः द्विफोकसी लेंसों का उपयोग करता है। और जो ऊपरी भाग होता है, जो लेंस का ऊपरी हिस्सा होता है, वो अवतल लेंस होता है। यानी कि ये जो चश्मा है, इसमें हम लोग देख सकते हैं जो ऊपरी हिस्सा है, ये होगा अवतल लेंस हमारा। एक क्या होगा? हमारा अवतल लेंस होगा। ठीक है? यह दूर की वस्तु को देखने में सहायता करेगा। और निचला जो लेंस होगा, ये हमारा उत्तल लेंस होगा। ठीक है? ये दोनों का द्विफोकसी, ये दोनों मिलके द्विफोकसी लेंस का निर्माण करता है। और निचला भाग जो है हमारा उत्तल लेंस होता है, यह पास की वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने में सहायक होता है। और आजकल हम लोग संस्पर्श लेंस, जिसको हम लोग कॉन्टैक्ट लेंस भी बोलते हैं, अथवा शल्य हस्तक्षेप द्वारा दृष्टि दोषों का संशोधन करते हैं। तो जो लेंस है, संस्पर्श लेंस का उपयोग करके भी हम लोग दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं, या शल्य अभिक्रिया द्वारा, शल्य हस्तक्षेप के द्वारा भी हम लोग दृष्टि दोषों का संशोधन कर सकते हैं। अब है एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है नेत्रदान। तो हम लोग जानते हैं कि व्यक्ति का जब मौत हो जाता है,
तो जो नेत्र है उसकी मृत्यु नहीं होती है। सबसे जरूरी बात है कि जो हमारे नेत्र हमारी मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहते हैं, और अगर मृत्यु के पश्चात अगर हम लोग नेत्र दान करेंगे तो किसी नेत्रहीन व्यक्ति के जीवन में प्रकाश पड़ सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि नेत्र हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक है। तो अगर मृत्यु के पश्चात भी हमारा नेत्र जीवित है और अगर हम अपने नेत्र को किसी को दान करें, किसी नेत्रहीन व्यक्ति को दान करें, तो उस व्यक्ति का जीवन जीवन सफल हो सकता है, आसान हो सकता है, सुखद हो सकता है। ठीक है? अब एक आंकड़ा दिया हुआ है कि विकासशील देशों के लगभग 3.5 करोड़ व्यक्ति दृष्टिहीन हैं तथा उनमें से अधिकांश की दृष्टि ठीक की जा सकती है। यानी जो विकासशील देश हैं, उनमें से 3.5 करोड़ व्यक्ति दृष्टिहीन है और अधिकांश लोग का जो दृष्टि है ठीक हो जाती है। कॉर्निया अंधता से पीड़ित, यानी कॉर्निया के कारण जो अंधे हुए, कॉर्निया में कुछ खराबी के कारण, कॉर्निया में कुछ दोष के कारण से पीड़ित लगभग 45 लाख व्यक्तियों को नेत्रदान द्वारा प्राप्त कॉर्निया से के प्रत्यारोपण से ठीक किया जा सकता है। ठीक है? और इन 45 लाख व्यक्तियों में से 60% बच्चे 2 वर्ष से कम की आयु है। तो अगर हमारे पास दृष्टि है, हमारे पास नेत्र का वरदान प्राप्त है, तो हम लोग अपने मृत्यु के पश्चात उन लोग की सहायता कर सकते हैं जिन्हें जो नेत्रहीन है, दृष्टिहीन है। अब इसके लिए कुछ नियम है। हर प्रत्येक व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता। इसके लिए क्या-क्या नियम है, वो हमें ध्यान रखना जरूरी है। तो नेत्रदान करने वाला व्यक्ति किसी भी आयु वर्ग अथवा लिंग का हो सकता है। यानी कि किसी भी उम्र का व्यक्ति, किसी भी वर्ग का व्यक्ति, किसी लिंग का, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, कोई भी नेत्रदान कर सकता है। चश्मा पहनने वाले, जो चश्मा पहनते हैं, चश्मा पहनने वाले या मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा चुके व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकते हैं। ठीक है? तो पहला चीज है, कोई आयु वर्ग लिंग का व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। जो व्यक्ति चश्मा पहनता है या मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा चुका है, वो व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकता है। और जिसे मधुमेह रोग है, उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति या दमे के रोग से पीड़ित व्यक्ति या वैसा व्यक्ति जिन्हें कोई संक्रामक रोग नहीं है, वो भी नेत्रदान कर सकते हैं। ठीक है? तो बड़ा जनसंख्या का बड़ा भाग नेत्रदान कर सकता है, क्योंकि इसमें चश्मा पहनने वाले व्यक्ति, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराए हुए व्यक्ति, किसी आयु वर्ग लिंग के व्यक्ति और जो किसी संक्रमित रोग से भी पीड़ित नहीं हो, जिन्हें उच्च रक्तचाप है, दम्मे के रोगी हैं, मधुमेह के रोगी हैं, ये सब सभी नेत्रदान कर सकते हैं। ठीक है? ये सब नेत्रदान कर सकते हैं। मृत्यु के पश्चात 4 से 6 घंटे के भीतर नेत्र निकाल लिए जाने चाहिए और नेत्रदान करने के लिए जो मृत्यु हुई तो उसके पश्चात 4 से 6 घंटे के भीतर नेत्र निकाल लेने चाहिए। अतः समीप के नेत्र बैंक को तुरंत सूचित करें। नेत्रदान करने के लिए क्या करना है? अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई और वो नेत्रदान और उसके और उस और वो नेत्रदान करना चाहते हैं, उसके घर वाले उसका नेत्रदान करना चाहते हैं, तो क्या होना चाहिए कि मृत्यु के बाद 4 से 6 घंटे के भीतर वो नेत्र निकाल लेना चाहिए और इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। इसके लिए हमें किसी समीप के नेत्र बैंक को सूचित करना होगा। ठीक है? नेत्र बैंक की टीम दिवंगत व्यक्ति के घर पर या अस्पताल में नेत्र निकाल लेगी और जो नेत्र बैंक है, उसकी जो टीम होगी, वो क्या करेगी, जो व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, उसके घर पे या अस्पताल में उसका नेत्र निकाल लेगी। नेत्र निकालने में मात्र 10-15 मिनट लगता है। 10-15 मिनट लगता है। 10-15 मिनट का समय लगता है, यानी कि बहुत कम समय लगता है नेत्र निकालने में। यह एक सरल प्रक्रिया है तथा इसमें किसी भी प्रकार का कोई विरूपण नहीं होता है। ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग इन सब बातों का ध्यान रख के हम लोग किसी को रोशनी दे सकते हैं, किसी को नेत्र दे सकते हैं,
किसी के जीवन में उजाला ला सकते हैं। अब नेत्रदान किसे नहीं करना है? ऐसे व्यक्ति जो एड्स, हेपेटाइटिस, जल भीति जिसको हम लोग रेबीज भी बोलते हैं, तीव्र ल्यूकीमिया, धनुस्तंभ, टेटनस, हैजा, तनिका सोदा या मस्तिष्क शोथ से संक्रमित है, वैसे व्यक्ति, इन सब व्यक्ति के, इनके कारण जिनकी मृत्यु हुई है, वो नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति एड्स से जिसकी मृत्यु हुई, हेपेटाइटिस, जल भीति, ल्यूकेमिया, धनुस्तंभ, हैजा, तनिका सोदा, मस्तिष्क सोदा से संक्रमित है और जिनकी मृत्यु इन सब बीमारी के कारण हुई, वो नेत्रदान नहीं कर सकते। नेत्र बैंक दान किए गए नेत्रों को एकत्रित करता है। जब हम लोग नेत्र दान करते हैं तो जो दान किया गया नेत्र है उसको एकत्रित करता है, उनका मूल्यांकन करता है और तथा उन्हें जरूरतमंद को वितरित करता है। तो नेत्र बैंक दान किए गए नेत्रों को एकत्रित करता है, उनका मूल्यांकन करता है तथा उन्हें वितरित करता है। सभी दान किए गए नेत्रों को का चिकित्सा के उच्च मानदंडों द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। तो ऐसा नहीं कि जब हम लोग जो नेत्र दे दिए वो किसी व्यक्ति को दे दिया जाता है कि अच्छा हमें हम नेत्र बैंक में नेत्र आया वो दे दिया जाता है। पहले उसका मूल्यांकन किया जाता है, बहुत उच्च मानदंडों के साथ उसका क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है कि ये सही है नहीं है। और अगर सारा मानक यानी कि प्रत्यारोपण के सारा मानक पे अगर खड़ा उतरेगा कोई नेत्र, तभी उसको दिया जाता है किसी के प्रयोग के लिए। प्रत्यारोपण के मानकों पे खड़े न उतरने वाले नेत्रों को, जो प्रत्यारोपण के मानकों पे खड़े उतरेंगे वो तो किसी को दे देंगे जिसे जरूरत होगी, और जो उस पे खड़ा न उतरेगा यानी जो उस लायक नहीं होगा, उसे महत्वपूर्ण अनुसंधान व चिकित्सा शिक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो नेत्र जिसका सही होगा, सारा मानदंड देख के उसको हम लोग जरूरतमंद को दे दिया जाता है, और जिसका नेत्र प्रत्यारोपण के मानक पे खरा नहीं उतरेगा, उसको महत्वपूर्ण अनुसंधान व चिकित्सा शिक्षा के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें दानकर्ता और नेत्र लेने वाले दोनों की पहचान को गुप्त रखा जाता है। तो नेत्र दान में जो दान करता है और नेत्र लेने वाले दोनों की पहचान को क्या रखा जाता है, गुप्त रखा जाता है, यानी किसी से ये जानकारी साझा नहीं की जाती है। नेत्रों का एक युगल यानी एक जोड़ी नेत्र कॉर्निया अंधता से पीड़ित 4 व्यक्तियों तक को दृष्टि प्रदान कर सकता है। यानी कि 2 नेत्र, किसी मृत व्यक्ति का 2 नेत्र जो प्रत्यारोपण के लायक है, वो कॉर्निया अंधता से पीड़ित, कॉर्निया में खराबी के कारण जो अंधता हुई उससे पीड़ित 4 व्यक्तियों को दृष्टि प्रदान कर सकता है। अब आते हैं इस पाठ के अगले भाग में। तो उसमें पहला भाग है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रिज्म का प्रत्येक अपवर्तक पृष्ठ पर प्रकाश के किरण का अपवर्तन होता है। ठीक है, प्रिज्म में बहुत सारे पृष्ठ होते हैं और प्रत्येक अपवर्तक पृष्ठ पर प्रकाश के किरण का क्या होता है, अपवर्तन होता है। अब चूंकि पहले अपवर्तन के पश्चात किरण ने अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वायु, किरण है वायु में, ठीक है, तो इससे ये प्रिज्म है वो सघन सघन माध्यम है, वायु विरल माध्यम है, विरल माध्यम है, और ये जो प्रिज्म है वो हमारा क्या है, सघन माध्यम है, सघन माध्यम है। तो जब जब पहली बार अपवर्तन होगा, यानी कि जब जो प्रकाश की किरण है वो वायु से प्रिज्म में जाएगी, तो पहले अपवर्तन में कहा क्या होगा कि जो प्रकाश की किरण है वायु से प्रिज्म में जाएगी, तो इस विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। ठीक है, इसके कारण किरण है अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, और दूसरे अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। और जब दूसरा अपवर्तन होगा तो चूंकि ये सघन माध्यम है और वायु क्या है, विरल माध्यम है, ठीक है, वायु क्या है हमारा, विरल माध्यम है, तो उसमें क्या होगा, पहला जब अपवर्तन होगा तो ये
जो किरण है वो अविलंब की ओर मुड़ जाएगी, और दूसरा अपवर्तन होगा, जब दूसरा अपवर्तन होगा तो उसके पश्चात अविलंब से दूर मुड़ जाते हैं। दूसरा अपवर्तन कब होगा? जब प्रिज्म से किरण निकलकर फिर से वायु में जाएगी। अब प्रिज्म की विशेष आकृति की वजह से निर्गत किरण, यानी जो ये निर्गत किरण है, और आपतित किरण, ठीक है, ये आपतित किरण है, हमारा ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण है, और ये है हमारा निर्गत किरण, ठीक है। तो प्रिज्म की विशेष आकृति की वजह से निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा में एक कोण बनाती है, और उस कोण को हम लोग कहते हैं विचलन कोण। उस कोण को क्या कहते हैं हम लोग? विचलन कोण, ठीक है। उस कोण को हम लोग विचलन कोण कहते हैं। अंग्रेजी में इसको हम लोग डेविएशन एंगल भी बोलते हैं। अगर प्रिज्म के एक फलक पे अगर हम श्वेत प्रकाश डालेंगे तो बाहर निकलने वाली किसी पर्दे पर एक वर्णों की पट्टी बनती है, ठीक है। अगर आपके पास एक प्रिज्म होगा, उस पे श्वेत प्रकाश डालिए, ठीक है। तो आप कोई प्रिज्म को लीजिए, उस पे एक श्वेत प्रकाश डालिए, किसी एक फलक पे श्वेत प्रकाश डालेंगे तो उससे जो बाहर निकलने वाली किसी पर्दे पर वर्णों की पट्टी बनती है, और जो दिखाई देने वाले विभिन्न वर्णों की पट्टी होगी उसका क्रम निश्चित रूप से बैगनी, सबसे पहले बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल होता है। इसको अंग्रेजी में हम लोग भीव ग्योर भी बोलते हैं, भीव ग्योर, ठीक है। तो जो प्रिज्म से जब श्वेत किरण पास होगी तो एक निश्चित वर्ण की पट्टी मिलेगी, यानी निश्चित रंगों की पट्टी मिलेगी, और वर्णों के इस पट्टी को, इस बैंड को हम लोग क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। क्या पढ़े हम लोग कि जो प्रिज्म है उसके फलक से अगर हम श्वेत प्रकाश डालेंगे तो जब किरण है प्रिज्म से बाहर निकलेगी, और किसी पर्दे पे जब उसको वो जो प्रकाश निकलेगी उसको हम देखेंगे तो वहां पे एक पट्टी बनती है जो कि एक निश्चित रंगों का, वर्णों का समूह है और एक क्रम से व्यवस्थित होती है, जिसको हम लोग भिवग्योर भी बोलते हैं। और वर्णों के इस बैंड को, इस पट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब एक चीज है विक्षेपण। विक्षेपण किसे कहते हैं? तो प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को विक्षेपण कहते हैं। यानी प्रकाश है अपने अवयवी वर्णों में क्या होता है? विभाजित हो जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? विक्षेपण कहते हैं। हम लोग देख रहे हैं प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। तो जब किसी प्रिज्म से सफेद प्रकाश जब गुजरता है, ठीक है, तो प्रकाश के विभिन्न वर्ण, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं, स्पेक्ट्रम जिसको कहते हैं, या बैंड जो होता है, तो किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात, प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग-अलग कोणों पर मुड़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो आपतित श्वेत प्रकाश है, इसके तुलना में जो अलग-अलग वर्ण है, जो प्रिज्म से प्राप्त होता है, यानी कि जो बैंड प्राप्त होता है, वो अलग-अलग कोण पर मुड़ता है। लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है, जबकि बैंगनी रंग सबसे अधिक झुकता है। इसलिए प्रत्येक वर्ण की किरणें अलग-अलग अलग-अलग पथों के अनुदिश निर्गत होती है तथा सुस्पष्ट दिखाई देती है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसलिए प्रत्येक वर्ण की जो किरण है वो अलग-अलग पथों पे, क्योंकि अलग-अलग जो वर्ण है वो आपतित किरण के सापेक्ष में अलग-अलग कोण पर झुकती है, इसलिए प्रत्येक वर्ण की किरणें अलग-अलग पथों के अनुदिश निर्गत होती है तथा सुस्पष्ट दिखाई देती है। यह सुस्पष्ट वर्णों का बैंड ही हमें स्पेक्ट्रम के रूप में दिखाई देता है, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही अध्ययन कर रहे हैं। आगे की क्लास में इससे आगे अध्ययन